तो लाइक अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। ये बहुत एक अच्छा जवाब था आपका लास्ट वाला, और बहुत सारी नॉलेज मिली होगी ज़रूर है हम सबको भी। तो द क्वेश्चन इज कि देखिए आजकल बर्ड्स के अंदर इनमें बहुत सारी बीमारियाँ भी आती हैं, राइट? तो ऐसी कौन सी जो मोस्ट कॉमन बीमारी है जो कि ज़्यादा से ज़्यादा अफेक्ट कर जाती है और बहुत इजीली आ भी जाती है, और इसका फिर तरीका क्या है इससे सेव होने का? सर, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको भी इल्म है कि पूरे पाकिस्तान में एक जो अल्लाह ना करे कभी किसी के पास है, जिसको हम लोग अपने हुस्से ज़बान में पॉप्स का नाम कहते हैं। ठीक है, वो पॉप्स ऐसा बीमारी है जो आपके शेड में आता है, तो एक बर्ड से दूसरे बर्ड के अंदर वो ट्रांसप्लांट होता है। फिर उसके ज़रिए वो तीसरे बर्ड चौथे बर्ड के अंदर स्विच होता है। जी। तो अल्लाह ना करे कि आपके पास ये कभी बीमारी आए। इससे आप कहते हैं प्रोफेशनल इज़ बेटर देन केयर। तो आप जब भी कोई बर्ड बाइंग करें, कोशिश करें कि उसको फर्स्ट ऑफ ऑल 15 से 20 दिन क्वारंटाइन कर लें। ठीक है, और मैं अपनी रेगुलर की एक्टिविटीज़ में आपको बता दूं, हर 15 से 20 दिन के बाद 10 दिन भी कर लेता हूं मैं वेरिकोनेस का स्प्रे। हर बर्ड के ऊपर मैं अज्यूम करता हूं, उसके ऊपर मैं रूटलाइज करता हूं। उसके बॉक्स के अंदर भी उसमें अंदर माइट्स आ जाते हैं, माइट्स को मैं क्लियर करता हूँ। देखिए, माइट कभी हर शेड में कोई ये बोल दे मैं माइट से पार हूँ, मैं नहीं मानता। ठीक है, उसके लिए आपको प्रीकॉशन इस्तेमाल करना पड़ता है। जब आप देखें आपके नेस्टिंग खराब हो तो उसके नेस्टिंग चेंज करें, उसके अंदर वेरिकोनाइज का स्प्रे कर दें, या फिर आप उसको प्रॉपर तरीके से उसको नीट और क्लीन करें। देखिए, जितना आप अपने बर्ड रूम का नीट और क्लीन रखेंगे, आप बीमारी से महफूज रहेंगे। नौ डेज आपने भी बहुत सारे शेड का विजिट किया होगा, देखा भी होगा, उसके ट्रे साफ नहीं है, उसके पानी का पोर्ट गंदा है। इवन दो कि वो एक पानी कंटिन्यू 2 दिन चला रहे होते हैं, कोई बिकर में चला रहे होते हैं, डिफरेंट वे होता है, उन लोग इस्तेमाल करते हैं। मगर मेरा ये रूटीन है कि मैं रोज़ाना फ्रेश वाटर देता हूँ। जितना आप फ्रेश वाटर देंगे, अपने तमाम तर प्रॉब्लम बीमारियों से महफूज रखेंगे। तो इन चीज़ों पे अमल करेंगे। जब भी कोई बर्ड बाइंग करे, कोशिश करें कि 10 से 15 दिन तक उसको क्वारंटाइन कर ले। एक छोटा सा रूम आप उसको कंसिडरेट कर दें कि ये रूम मेरा स्पेसिफिकली सेल परचेज या कोई भी बर्ड में लाया यहाँ रखा, एवरेज के अंदर नहीं लिखा है। जब तक नहीं लिखा है, जब तक वो आपके माहौल में एग्जिस्ट ना हो जाए। जैसा हो गया, जी। दूसरी बात है। अच्छा, एक सेकंड आजकल बहुत ज़्यादा कंप्लेन आ रही है, वो है डेड इन शेल की, जो अंडों के अंदर ही जो मतलब प्रॉपरली वो नहीं भर पाता बच्चा और वो उसी के अंदर ही मर जाता है। तो इससे किस तरीके से हम बच सकते हैं, क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपके बहुत एक्सपेंसिव लैक्मेटेशन की लाइन भी आप डेड इन शेल हो सकती है, तो बहुत कॉमन भी है। तो इसका एग्जैक्टली क्योर क्या है जिससे आप सेव हो सके? देखिए सर, हर बंदे का अपना एक थ्योरीज होता है, अपना एक प्रैक्टिकल होता है। जो मैं पिछले तकरीबन 6-7 साल से कर रहा हूँ, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मे बी आई वॉज रॉन्ग, ठीक है, मगर मैं अपना थ्योरी दे रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं सर्टिफाइड हूँ, मुझे रिजल्ट मिलता है। देखिए, नाउ डेज लोग कहते हैं ह्यूमिडिटी का फैक्टर है। मैं इसको कंसंट्रेट नहीं करता हूँ ह्यूमिडिटी का फैक्टर को। आप आज से 10 साल पहले पीछे चले जाएं, उस वक्त ह्यूमिडिफायर नहीं था ना, उस वक्त आपके पास ह्यूमिडिटी मीटर मौजूद था कि आप उसको चेक करें। क्या उस वक्त ब्रीड नहीं आती थी? आती थी, एग्जैक्टली। मगर मौसम का बहुत बड़ा रोल होता है, ये एक्सेप्टेबल है, ये मैं मानता हूँ। जब आपका एक्स जब आ जाए 18 से लेके 25 दिन तक, ये एक टाइम पीरियड होता है बच्चे के हैचिंग का। उन दौरान एग शेल होता है ना, थोड़ा सा स्ट्रांग हो जाता है, हार्ड हो जाता है। इन दौरान जब इम्यूनिटी नीचे आती है ना, तो फीमेल क्या करती है, उसके अंदर बीटे लग जाते हैं। आपने देखा हो भी, बहुत सारे एग के अंदर बीटे लग जाते हैं। एग शेल के अंदर जो होता है ना, उसकी ऑक्सीजन की मिकदार वो कम हो जाती है। मेरी अपनी रूटीन क्या होती है कि मैं थोड़ा सा पानी लेता हूँ, जो थोड़ा सा बॉईल किया होता है, एक टिश्यू पेपर लेता हूँ, उसके ऊपर अच्छे से उसको रब करता हूँ। देन उसके बाद एक दूसरा टिश्यू पेपर से उसको मैं साफ़ करके उसको रख देता हूँ। ये कंटिन्यू जो मेरा अमल है ना, ये तकरीबन मैं 23 दिन, जब तक बच्चा हैचिंग नहीं होता, जब तक ये मैं करता हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह इस पे मैं अमल किया हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिला है। ये एक्टिविटीज़ है। डेली की उससे जब 18 दिन हो जाए अंडे की, जब आपने टाइम ड्यूरेशन नोट करके रखा हुआ 18 से लेकर 23 दिन तक, मतलब कि 5 दिन आपको कंटिन्यू करना है, क्योंकि उन दौरान वो बच्चे की हैचिंग होती है। ठीक है, उसके साथ साथ मैं जो 2-3 चीज़ प्रोवाइड करता हूँ, एक लहसुन का पत्ता करता हूँ ताकि इम्यूनिटी कंट्रोल हो जाए। उसके साथ साथ मैं कभी कभी पालक का साग दे दिया, कोई उसकी डाइट में इंक्लूड कर देता हूँ ताकि वो बच्चे की हैचिंग अच्छी हो। और देन नेस्टिंग मटेरियल में जो कोई बीटे वगैरह होते हैं वो मैं हटा देता हूँ, ताकि वो बीट लगने से भी ना उसके ऑक्सीजन में प्रॉब्लम होते हैं, अंडे की एक्शेल हार्ड हो जाती है। तो इन तरीके से अमल करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपके साथ ये प्रॉब्लम नहीं होगी। सही। अब चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वो नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि इसी से रिलेटेड है, जैसे कि डर्मी सेल के बाद अगर आपके जो हैज जब हो जाते हैं चिक, उसमें जो सबसे छोटा वाला होता है,
लाइक मोस्ट ऑफ द टाइम वो मर जाता है। जब Exactly. ये हो गया किसी भी वजह से हो गया, लाइक माँ ने केयर नहीं की उसकी, तो ऐसे वो जब जाके मर जाता है, अक्सर ऐसा होता है। तो इससे लाइक कैसे अपने आप को सेव कर रहा है? सर इसका सो सिंपल जो सोल्यूशन है, जब अब एक बर्ड आपका फर्स्ट पहला हैच होता है, उसके बाद 2 दिन के बाद या समटाइम 1 दिन के बाद या समटाइम 3 दिन के बाद दूसरा बच्चा हैच होता है। वो टाइम परेड के हवाले से फिर डिफरेंट हैचिंग होता है। जो सबसे आखिरी वाला बच्चा होता है ना, जब पहला जो बच्चा होता है ना बड़ा हो जाता है, वो उसके नीचे उसको दबा देता है। अब वो उसको ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है। जब मदर फीड देने आती है तो सबसे जो बड़ा बच्चा होता है ना, वो पहले मुंह खोल देता है, वो पहले चला जाता है और मदर उसको फीड करा के चली जाती है। नीचे जो आखिरी बच्चा उसमें टाइम मतलब कि ये होता है कि उस वक्त वहाँ तक वो ना पहुँचती है। तो हम लोग करते हैं क्या, वो जो छोटा बच्चा होता है ना, वो उस बच्चे को हम लोग बैलेंसिंग करते हैं सेम कैटेगरीज में। हम लोग जहाँ मुझे पता है कि इस लेवल का बच्चा, इस दिन का बच्चा इस बॉक्स के अंदर पड़ा हुआ, तो हम वहाँ पर उसको स्विच करते हैं। और अगर वो डिफरेंट म्यूटेशन का बर्ड है तो उसके ऊपर हम लोग मार्किंग कर देते हैं, उसके हुड के ऊपर हम लोग मार्किंग कर देते हैं। जब तक हम उसको रिंग नहीं बनाते, जब तक उसकी मार्किंग हम लोग कंटिन्यू करते हैं। इन दौरान अगर ये अमल आप करेंगे तो आपके वो जो आखिरी बच्चा है वो भी अल्हम्दुलिल्लाह सर्वाइवल हो जाता है। तो एक्चुअली इसका हल तो यही है कि आप बच्चों को स्विच करते हैं, सब सफल कर देते हैं हम लोग, एज वाइज पे हम लोग उसको सफल कर देते हैं। बिल्कुल रहती है। अच्छा, एक और क्वेश्चन उसके हवाले से ये कि लाइक बहुत सारे लोगों के पास रेड आइज है, ठीक है, और एज वी नो कि रेड आइज सबसे ज़्यादा सेंसिटिव होता है, राइट? और तो फिर बहुत सारे के लिए रेड आइज एक पैदा हो जाते हैं। तो इसका हल क्या है? क्योंकि देखिए एक सेंसिटिव चीज़ को सेव करना मुश्किल होता है, बट इट्स नॉट इम्पॉसिबल, यू कैन डू इट। हाँ, तो exactly. वो एक मेन पॉइंट क्या है, जो एक मेन की पॉइंट जिससे आपका रेड आई सेव होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पर एक बात इंडोर्स करता चलूँ कि कभी भी कोशिश करें कि पेयर रेड टू रेड ना लगाए, ठीक है? सही। ठीक है, आप रेड टू रेड भी लगाएं, मगर उससे पहले कुछ वर्किंग करें। पहले वर्किंग आप ये करें कि एक प्योर वाइल्ड बर्ड से उसको एल्बाइनो से ब्रीड कराएं, उसके बर्ड को जीन को स्ट्रॉन्ग करें। फिर उस बर्ड को दोबारा आप स्प्लिट के साथ ब्रीड कराएं, जो आपके पास एक स्प्लिट बर्ड आए, उनमें से जो विजुअल बर्ड आए, फिर उस बर्ड को आप रोटलाइज करेंगे, क्योंकि 2 जनरेशन 3 जनरेशन ब्रीड कराने के बाद उसकी स्ट्रॉन्ग ब्लड लाइन हो जाती है। आप जब उसको ब्रीड कराएंगे ना, तो आपके पास जो बच्चे को रेशो है या हैचिंग के मामला है या मोर्टेलिटी है, वो थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है, ताकि आपका स्ट्रॉन्ग ब्लड हो जाता है। और कोशिश करें हमेशा, जितने भी लोग इसको देख रहे हैं या इसको सुन रहे हैं, हमेशा एक स्प्लिट बर्ड को विजुअल बर्ड के साथ लगाएं। ये पेयर रिकमेंड है, ये वर्ल्ड वाइज रिकनाइज पेयरिंग है कि मैं और आप क्या कहते हैं, रेस में दौड़ते हैं, रेड टू रेड ब्रीड करवाते हैं, बच्चे आ भी जाते हैं, बच्चे बामुश्किल 3 दिन 4 दिन बचते हैं, उसके बाद वो डेट हो जाता है या वो अल्लाह को प्यारे हो जाते हैं। तो इस मामलात में 2-3 चीज़ का मैं आपको प्रिकॉशन और इंक्लूड कर दूँ। कोशिश करें कि अगर आपके पास प्रोबायोटिक है, प्रोबायोटिक के दौरान इंतजाम बर्ड के ऊपर करें। समटाइम आप उसके जितने नरम ग़िज़ा होते हैं, जैसे कि हम लोग अपने उर्फ़ ज़ुबान में भुट्टा कहते हैं, कोई इसको छन्ना के नाम से इस्तेमाल करते हैं या क्रॉन के नाम से इस्तेमाल करते हैं, तो आप उसको वो ज़्यादा चीज़ दें, उसको नरम ग़िज़ा दें, उसको थोड़ा सा ना हरी चीज़ दें, ताकि माँ जो होती है ना, वो मिल्क क्रॉक अपने बच्चे को देती है। तकरीबन वो 5 से 6 दिन अगर वो मिल्क क्रॉक दे देती है तो बच्चा आपका स्ट्रांग हो जाता है। उन दौरान वो रेड आइज बच्चे भी सर्वाइवल कर जाते हैं। और इन केस कभी समटाइम आपको ऐसा फील हो रहा है कि ये बच्चे फिट नहीं करा रही माँ, तो आपके अंदर एक हुनर है जो हैंड फिट, वो आना चाहिए आपको। हैंड फीड मैं कहता हूँ कि बर्ड कीपिंग का समझ लो एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है, जो हर इंसान को सीखना चाहिए, हैंड फीडिंग। क्योंकि महंगी मेडिसिन है, महंगी बर्ड है, तो उसको बचाना आपका पर काम है। क्योंकि ब्रीड कराना अल्लाह का ताला का है, मगर उसको केयर करना वो आपके पर है कि आप किस तरीके से उसको केयर करते हैं। तो ये चीज़ है, हमेशा कोशिश करें पेयरिंग रेड टू रेड ना लगाएं, एक स्प्लिट बर्ड को एक विजुअल बर्ड के साथ लगाएं। इसमें आपका रेशियो भी इंक्रीज होगी और स्ट्रॉन्ग ब्लड लाइन भी होते हैं। अब इस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वो ये है कि ये बहुत बेसिक क्वेश्चन ही पहले हो जाना चाहिए था, बट तो एक्चुअली म्यूटेटिंग बर्ड्स में और कमर्शियल बर्ड्स में क्या एग्जैक्ट एक डिफरेंस है जो उनको इसको थोड़ा डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं? देखिए, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू से जो कमर्शियल बर्ड है वो शोज़ के अंदर वो वैल्यू नहीं रखता है जो म्यूटेशन बर्ड रखता है। सही। आपने कभी नहीं देखा होगा कोई एक अल्बाइनोज बर्ड शो बेंच के ऊपर लगा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं एक्सेप्ट कह रहा हूँ, मैं अपने आंखों से देख लूँगा शो बेंच के ऊपर लगा है, मगर एज अ BBA और एज अ इंटरनेशनल जज ने उसको ये कहते हैं ये एक डिजीज़ बर्ड है।
जो शो बेंच में ये कंसंट्रेट नहीं करते हैं, उनको कोई आज तक टाइटल लगते हुए नहीं देखा। तो कमर्शियल बर्ड जो बेसिकली नाउ डेज जिनकी रेट नीचे होती है, हम उसको कमर्शियल बर्ड एक्सपेक्टिंग करते हैं। अच्छा। एक चीज़ और आपको बताता चलूँ, नाउ डेज जैसे पेल फेलो रेडाइज बर्ड है, एक वक्त था कि 7 लाख का ऑफलाइन का पेयर आया था, आज वही 3 साढ़े 3 लाख में। जब इसकी भी रेट डिस्क्रीज होकर 50-60 हज़ार में आ जाएगी, ये भी कमर्शियल बर्ड में आप तस्वर करेंगे। सही। ठीक है, तो कमर्शियल बर्ड वो होता है जो रीचेबल हो और लोग उसको आसानी से अवेल करें और मार्केट डिमांड हो, वो कमर्शियल बर्ड होता है। ठीक है। तो आप म्यूटिशन के हवाले से बताएं थे कि म्यूटिशन बर्ड आपकी पहचान होती है। जब आप उसको शोज़ में लेके जाते हैं, शो बेंच में लगता है, तो आपको एक रिमार्क मिलता है कि ये आपका बर्ड वेल एंड गुड, ये सफिशेंट का लकब मिलता है, ये बेस्ट इन क्लास का मिलता है, या सेकंड आ गए, थर्ड आ गए, या बेस्ट इन शो होना। वो बेस्ट इन शो होना वो शोहरत की दुनिया में आपको कहाँ ले जाएगी, आपको इल्म नहीं है। तो म्यूटेशन बर्ड इंसान हर कोई ब्रीड कराता है, और यहाँ तक कि कमर्शियल बर्ड भी ब्रीड कराता है। तो बंदों को मैं भी कमर्शियल बर्ड ब्रीड कराता हूँ। कमर्शियल बर्ड आप इस नियाज से ब्रीड कराते हैं कि हम उसकी अपनी ज़रूरत की चीज़ों को पूरा कर सकें। लाइक हम अपनी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड जो बर्ड्स के अंदर निकलते हैं, हम उसको कंप्लीट कर सकें, उसको मीट कर सकें और अपनी ज़रूरत की चीज़ों को पूरा कर सकें। अब म्यूटेशन बर्ड आप बेच के कुछ चीज़ें अवेल कर सकते हैं, कुछ बना सकते हैं। बस ये एक छोटी सी डिफरेंशिएट है जो मैंने आपको डिफाइन किया। इन दोनों में से ज़्यादा बेहतर क्या लगाना होगा, लाइक क्या चीज़ ज़्यादा बेहतर है, टू वर्क ऑन अ म्यूटेशन बर्ड और टू वर्क ऑन लाइक कमर्शियल बर्ड? सर मैं यहाँ पर आपके सवाल का जवाब जो दूंगा ना, इसका दो मैं खुलासा करूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, कुछ लोग आते हैं कि उनको रातों रात कमाना है पैसा, ठीक है। कुछ लोग आते हैं कि कुछ अपना नाम बनाने के लिए, कुछ अपनी पहचान बनाने के लिए। देखिए, म्यूटेशन बर्ड आपको वो छक्का देगा जो कमर्शियल बर्ड नहीं देगा। मैं आपको क्लियर बता दूं, म्यूटेशन बर्ड, एक बर्ड 10 लाख का भी, 1,15,00,000 का भी, एक बर्ड 20 लाख का भी है। जो कमर्शियल बर्ड होता है उसका एक स्पेसिफिक रेट होता है। 15,000 से लेकर 35,000 तक आपको एक कमर्शियल बर्ड बिक रहा होता है, वो बल्क क्वांटिटी में बिक रहा होता है। अब जब आप एक बर्ड बेचते हैं 15,000 मिलता है, और वही एक बर्ड आप जब बेचते हैं डन फेलोज का, तो आपको 10 लाख मिलता, तो बहुत ज़्यादा डिफ्रेंशिएट होता है। म्यूटेशन के अंदर बहुत सारे ऐसे वेरिएशन है जो आपको 10,000 से लेके 10 लाख का बर्ड है, मगर कमर्शियल के अंदर आपको ये एक स्पेसिफिक बर्ड के ऊपर और एक रेट के ऊपर आपको काम करना है। तो ये एक डिफ्रेंशिएट है कि हमेशा ये याद रखिएगा, जो शख्स इस फील्ड के अंदर आता है, कुछ लोग सोचते हैं कि रातों रातों अमीर हो जाए, तो वो ऐसा कोई काम नहीं होता। आप पहले बर्ड कीपिंग सीखते हैं, बर्ड कीपिंग सीख के साथ साथ आप कुछ सेलेक्टेड बर्ड को ब्रीड कराते हैं, उसके बाद कमर्शियल में आता है, फिर उसके बाद म्यूटेशन में आता है। हर चीज़ का एक स्टेप होता है। इन स्टेप से गुजरेंगे ना, तो इस फील्ड में इतना चाम है, इतना आपका पे बैक मनी है कि आप अज्यूम भी नहीं कर सकते कि आप माशाल्लाह से एक अच्छा इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो लाइक जो न्यू फ्रेंचर है जो अभी मार्केट के अंदर आ रहे हैं, जो इस शॉप के अंदर जो आ रहे हैं, उनको व्हाट डू यू थिंक किससे स्टार्ट लेना चाहिए? लाइक दे डायरेक्टली हैव टू गो विद द म्यूटेशन बर्ड्स, या फिर वो कमर्शियल बर्ड से पहले स्टार्ट लें और फिर आगे मूव करें? सर मैं हमेशा अपनी तमाम तर वीडियोस में भी कहा हूँ और लोगों को भी मैं कहता रहता हूँ, जब भी कोई फ्रेश लोग आए ना, तो सबसे पहले उसको रिसर्च करना है। देखिए, इल्म कभी भी आपको वो चीज़ सिखा के चल जाएगा जो आपने कभी अज्यूम भी नहीं किया होगा, ठीक है। और इल्म ऐसा चीज़ है कि आपको बहुत सारी चीज़ों के अंदर आपको ऊपर से ऊपर लेके जाएगा। जब आपको एक फील्ड का इल्म नहीं है, तो आप उस फील्ड में आएंगे तो आपको डेफिनेटली उसमें लॉस का सामना करना पड़ेगा। जब कोई भी बंदा इस फील्ड में फ्रेश आ रहा है, तो मैं कोशिश करता हूँ, मैं उनको ये मैसेज देता हूँ, एक इनिशियल बर्ड से स्टार्ट करें, जिसको हम लोग अपने उर्दू ज़बान में कहते हैं ग्रीन फिशर या रोजी कोलीज। फिर उसके बाद उनका सेकंड स्टेप होता है वो कमर्शियल बर्ड के पास है। देखिए, कमर्शियल बर्ड इजी टू सेल है, अब वो हर बंदा आराम से सेल कर लेता है। म्यूटेशन बर्ड में थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है, उसकी क्वालिटीज़ देखने पड़ती है, उसकी फीचर देखने पड़ते हैं, उसकी बिप देखने पड़ते हैं, उसकी हर वो पैटर्न देखने पड़ता है, हर उसकी पेडिग्री देखने के बाद वो जाके वो सेल होता है, ताकि आपको एक अच्छा अमाउंट मिलता है। मगर उस लेवल तक पहुँचने में वो आपकी मेहनत है। आप ये सोचेंगे आज मैं आया हूँ और आप इस मुकाम पे पहुँच जाओ, ऐसा नहीं होता, नेवर भी सर। आप स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो इंशाल्लाह ताला इस फील्ड में आपको वो मुकाम मिलेगा, वो चीज़ मिलेगा जो आपने कभी तसव्वुर भी नहीं किया होगा। तो मैं हमेशा न्यू फ्रेंचर को ये मैसेज देता हूँ कि जब भी इस फील्ड में आए, अपने एक टारगेट सेट करके आए कि मेरे पास 1 लाख की इन्वेस्टमेंट है, तो मैं हमेशा ये नहीं बोलूँगा कि आप 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करें। आप उसमें 50,000 इन्वेस्टमेंट करें और 50,000 अपने पॉकेट मनी के लिए, या आप उसको यूटिलाइज कर सकें, उसको सेव कर सकें, ताकि आप उस काम को सीखें। देखिए कि हाँ, मैं ये 50,000 इन्वेस्टमेंट करके
कि मैं इस काम में कितने प्रोडक्शन है और कितना इसके अंदर चाम है कि मैं मजीद इसको और कर सकते हैं। जब आप उस काम को सीख लिए तो 50 नहीं, आप 50 लाख भी लगा सकते हैं, आपके लिए कम हो जाएगा सर। तो ये एक मैसेज है न्यू फैंसर के, जब भी इस फील्ड में आए छोटे से बर्ड से स्टार्ट करें, बर्ड कीपिंग स्टार्ट करें। आप अपने जो भी बर्ड रूम डिज़ाइन करते हैं उसके अंदर ह्यूमिडिटी का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, एयर वेंटिलेशन का बहुत ख्याल रखें, नीट और क्लीन करें, और इंशाल्लाह ताला 6 महीना इन्वेस्टमेंट करें आप। 6 महीने के बाद आपको खुद रिजल्ट आएगा कि इसमें पे बैक मनी है या नहीं है। तो लाइक मैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ करता हूँ, ठीक है। मेरा एक्चुअली लास्ट क्वेश्चन तो ये था कि आप क्या पैगाम देना चाहेंगे न्यू फैंसर्स को, बट वो आप ऑलरेडी दे चुके हैं। तो नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज लाइक कि देखिए जो न्यू आजकल फैंसर जो आए हुए हैं वो स्टार्ट में बर्ड्स भी ले आते हैं, इवन दे स्टार्ट विद कमर्शियल और इमिटेशन बर्ड्स, वो बर्ड्स भी आते हैं, उनको ब्रीड भी मिल जाती है, लाइक दे गॉट हेल्दी एज वेल, सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, बट फिर उनको उसको सेल करने के अंदर प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, क्योंकि उनको लाइक हाउ नो नहीं है अबाउट द मार्केट, और उसकी उनके पास स्ट्रेटजीज नहीं होती कि वो लाइक मार्केटिंग स्ट्रेटजी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है अपने वर्क को शोकेस करने के लिए और अपने बिजनेस को आगे रनअप करने के लिए, राइट। तो उनके पास ये चीज़ नहीं होती बिल्कुल भी, तो वो उनको सेल आउट नहीं कर पाते ज़्यादा से ज़्यादा। तो व्हाट एग्जैक्टली योर मैसेज इज लाइक फॉर दैट पार्ट, कि वो किस तरीके से इस सेंस में आगे बढ़ सकते हैं कि उनके वो बर्ड्स फिर आगे सेल हो पाए और वो आगे ग्रो कर पाए। हाँ सर, माशाल्लाह से बहुत आपने जामी क्वेश्चन पूछा, वेरी गुड क्वेश्चन, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखें, जब कोई भी एक शख्स इस फील्ड के अंदर न्यू आता है ना, तो एज फॉर कमर्शियल ब्रीड कर आता है, कमर्शियल बर्ड इजी टू सेल है, मैंने पहले भी आपसे कहा। जब आप न्यू बंदे, एक जो न्यू फैंसर होता है ना, उनकी मैं एक मैसेज फॉरवर्ड कर रहा हूँ, ये मैसेज को अमल करें, इंशाल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा चार्म मिलेगा, ठीक है। जितनी अच्छी मार्केटिंग होगी उतनी अच्छी आपकी प्रोडक्ट सेल होती है, ठीक है। वो किसी फार्म में आप चले जाएं, किसी भी बिजनेस में चले जाएं, यहाँ तक कि एक बड़े बड़े ब्रांड जो होते हैं वो अपना ऐड क्यों बनाते हैं, वो इसलिए बनाते हैं ताकि लोगों तक पहुँचे। जो एक न्यू फैंसर होते हैं वो उनकी कोशिश करें वो अपने सीनियर के साथ थोड़ा सा हाउ टू नो रखें। उनके फेसबुक के अंदर आप अपने फैन रिक्वेस्ट भेजें, उनके साथ कीप इन टच रहें। देन जब भी आप कोई पोस्ट करें तो उसको टैग करके भेजें, या उनकी प्रोफाइल को टैग करने से ये फ़ायदा है कि उनके पास बहुत ज़्यादा लिस्ट ऑफ फ्रेंड लिस्ट होते हैं, उनके रिनॉन होते हैं, तो आपके बर्ड को वहाँ पर मार्केटिंग मिलेगी, उन तक वो बर्ड पहुँचेगा। सेकंड, उसके साथ साथ एक फोटोग्राफिंग भी एक आर्ट्स है, ठीक है। क्योंकि आजकल मैं और आप क्या करते हैं, बस बर्ड बैठा हुआ, वो छोटा बैठा हुआ, वो स्थान में नहीं बैठा हुआ, वो दुम फुला के बैठा हुआ, पर फुला के बैठा, हम उसकी पिक्चर लेते हैं, हम उसको पोस्ट कर देते हैं। कोशिश क्या करें कि वो पिक्चर सेलेक्ट करें, 10-15 पिक्चर आप एक साथ ले लें, वो बर्ड सेलेक्ट करें जो आपको लगता है आपके लिहाज से बहुत अच्छा है। उस बर्ड को जब आप पोस्ट करेंगे ना, 10 लोगों तक जाएंगे, नहीं वो आपकी तारीफ करेंगे, नहीं यार बहुत अच्छा बर्ड है, ये बहुत है। वो बंदा फिर आप तक कांटेक्ट करेगा कि ये फॉर सेल है या नहीं है। अगर वो फॉर सेल होगा तो आप उसको रिप्लाई करेंगे, नहीं होगा तो आप अपनी गुडविल क्रिएट करेंगे मार्केट में। इस तरीके से डिफरेंट फेसबुक के अंदर बहुत सारे पेजेस हैं, उसको ज्वाइन करें। देन व्हाट्सएप के अंदर बहुत सारे ग्रुप्स हैं, उसको ज्वाइन करें। नाउ डेज अगर आप कराची से बिलोंग करते हैं या फिर कहीं पूरे पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं, तो बहुत सारी सोसाइटीज़ बने हुए हैं। देखिए, सोसाइटी को ज्वाइन करने से ये बेनिफिट है ना, वहाँ पर सीनियर ब्रीडर, सीजन ब्रीडर आपके वहाँ पर मौजूद होते हैं, तो वो आपको हेल्प आउट करते हैं, वो आपको हर चीज़ों में गाइडलाइन देते हैं और आपके बर्ड्स के हवाले से आपके फ्यूचर प्लानिंग बताते हैं, हर चीज़ बताते हैं। जब उनकी गैदरिंग में आप जाते हैं, उनके सेमिनार में जाते हैं, उनकी गेट टुगेदर में जाते हैं, तो डिफरेंट लोगों से आपको ना हाउ टू नो होता है। वो भी एक मार्केटिंग का जरिया आपका कि यार आज मैं ये बर्ड ब्रीड करा रहा हूँ, आपके पास क्या लगा हुआ, आप इन फ्यूचर बर्ड में क्या है क्या नहीं है। तो लोगों को जब आप बताएंगे नहीं कि आपके पास क्या बर्ड ब्रीड हो रही है और कौन से बर्ड के ऊपर का काम कर रहे हैं, तो आप किस तरीके से मार्केट कर पाएंगे। तो मैं ये मैसेज है कि कराची के अंदर है तो बहुत सारे ऐसी सोसाइटीज़ है जो यहाँ से बिलोंग करते हैं, उन सोसाइटी को ज्वाइन करें, वहाँ से सीखने को मौका मिलेगा। देखिए, सोसाइटी का काम होता है वो शो डिलीवर करना। जब आप शोज़ के अंदर अपने बर्ड लेके जाएंगे ना, जहां आपको एक बंदा जानने वाला था, अगर वो शोज़ बेंच के अंदर अगर एक टाइटल लग जाना, चले 3rd पोजीशन आ जाना, आप छोड़े फर्स्ट की बात करते हैं, बेस्ट इन क्लास की बात करता हूँ या बेस्ट इन शो के, वो एक 3rd मार्क भी आपके पास लग जाना, तो पूरी दुनिया देखेगा आपको, तो ये पूरे लोग आपको देखेंगे नहीं यार इनका बर्ड ये 3rd पोजीशन आया, कुछ ना कुछ इसके अंदर बात है, इसके अंदर ये फीचर है। तो इस तरीके से अपनी मार्केट को डेवलप करें। और सेकेंड, अगेन मैं कहूँगा अच्छे बर्ड का इंतखाब करें, अच्छे बर्ड ब्रीड कराएं।
देखिए मैं आपके साथ साथ एक और मैसेज देना चाहता हूँ। जी। मैं बहुत बाय हार्ट एंड बाय सोल ये मैसेज देना चाह रहा हूँ, खुदारा यार प्लीज़ रेस के पीछे न भागें। एक स्पेसिफिक एक बर्ड के ऊपर काम करें, सोचे कि मुझे फिशरीज के ऊपर महारत हासिल करना है। इस तरीके से पाकिस्तान के बहुत सारे रिनोन ब्रीडर हैं जो उन्होंने एक बर्ड के ऊपर काम किया। अब मेरा सोच है कि मैं अपने डन फेलोज के ऊपर मजीद काम करूं, मैं अपनी फिशरीज के ऊपर बहुत ज़्यादा काम करूं। इसी तरह आप अपने एक बर्ड्स के ऊपर काम करें, आप डिफरेंट म्यूटेशन के ऊपर ना भागें और रेस के ऊपर पीछे नहीं भागे, अच्छे बर्ड सिलेक्शन करें। क्योंकि नाउ डेज देखें जिसका अच्छा बर्ड होगा वही सेल होगा, क्योंकि लोगों के अंदर अवेयरनेस आ चुकी है, लोगों के अंदर तालीम आ चुकी है, लोगों के अंदर बर्ड की नॉलेज आ चुकी है कि एक अच्छा बर्ड कहते हैं किसको। मैं और आप क्या करते हैं, मार्केट से सस्ता बर्ड मिलता है, एक छोटा सा लेस देन क्वालिटी का मिलता है, हम ले आते हैं कम पैसों के चक्कर में, मगर जब उसकी ब्रीड आती तो आप वो बर्ड नहीं सेल कर पाते। जब यही चीज़ अब अच्छे बर्ड, अच्छे क्वालिटी का बर्ड के जब ऑफस्प्रिंग आते हैं तो अच्छे लाइन के बर्ड आते हैं, अच्छे क्वालिटी के बर्ड आते हैं, तो आप उस ब्रीडर को टैग भी करते हैं, उसको बोलते भी हैं कि ये बर्ड फला लाइन का बर्ड है, और वो देखें आपको 2 पैसा दे के भी जाता है, उसकी फ्यूचर आपको नजर आता है। तो मैं एक छोटा सा मैसेज यहाँ पर और भी दूंगा, खुदारा जितने भी लोग इस वीडियोस को देख रहे हैं अच्छे बर्ड का इंतखाब करें, अच्छे बर्ड ब्रीड करें, सस्ते के पीछे ना भागे। और देखिए फ्यूचर में अगर इस फील्ड के अंदर आपको अगर ज़्यादा लॉन्ग टाइम लास्टिंग करना है तो अच्छे बर्ड के ऊपर ब्रीड करें सर। बिल्कुल, बहुत सही, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और बहुत ये इंटरव्यू जो था ये बहुत नॉलेजेबल है फॉर द पीपल लाइक टू वांट टू सी दैट वीडियो, राइट? तो हम चलते हैं फिर आपकी EFC की तरफ, ऐसे हम लोग का लेट अस वर्क। ओके। तो आप भी वहाँ जाके दिखाते हो कि क्या सीन्स है वहाँ के, और पर्सनली मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया, और लेट्स गो चेक इट आउट। ओके, थैंक यू सर।